हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोर्ड क्लासेस। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्लू बोर्ड क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की रिवीजन सीरीज लेकर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 28 अप्रैल 2024 को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस सीरीज़ की शुरुआत की है। हमने इस सीरीज की शुरुआत यूनिट नंबर 7 के साथ करी थी। ओके, तो यूनिट नंबर 7 जो कि हमारी विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य से संबंधित है, उसका पहला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने उसकी थ्योरी भी पढ़ ली है और उसके PYQs भी लगा लिए हैं। ओके, तो 3 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी होगी तो मैं आपको कहूँगा कि आप पहले उन क्लासेस को देखिए और 1 बाय 1 एक एक करके आप आगे बढ़िए स्टेप बाय स्टेप। अब उसी जो हमारा पहला टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, उसी से रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक आज अपन लेके आए हैं, जिसका नाम है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक और विभिन्न प्रकार के कल्चर। कई बार दोस्तों जो एग्जाम है उसमें शाखा ना पूछकर उसके जनक के बारे में पूछ लिया जाता है कि विज्ञान की इस शाखा का जनक कौन है, या विज्ञान की जो यह शाखा है ना, उसे किसने शुरू किया था, किसने उसकी शुरुआत की थी। या फिर कई बार जो है अलग अलग यहाँ पर कल्चर से जो तात्पर्य दोस्तों ना, कल्चर का मीनिंग यहाँ पर है पालना, है ना। जैसे जो मछलियाँ हैं, मछलियों का पालन, मधुमक्खियों का पालन, रेशम कीट पालन, ओके, फिर अंगूर की खेती ना। पालन और कल्चर के लिए हम जो पालन और खेती के लिए हम कल्चर शब्द का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल और छोटे टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती है। जैसे आज हम इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो PSC की एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC एग्ज़ाम्स हो, या अलग अलग जो एग्ज़ाम्स है जिनमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके हम PYQs लगाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ गई होगी और अब तक आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे। थ्योरी भी हमारी एग्ज़ाम बेस्ड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। बहुत ज़्यादा हम लेंदी भी नहीं जाएंगे और ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ऊपर का पढ़ के पाप कर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनको सोल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से हमको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए दोस्तों हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम पहली स्लाइड की बात करें तो सबसे पहले हमको यहाँ देखने को मिलता है जीव विज्ञान के जनक, दैट मीन्स फादर ऑफ बायोलॉजी ना। तो जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है, जिन्हें इंग्लिश में हम एरिस्टोटल बोलते हैं। ओके, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, यानी अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों, मेरे साथ आप यहाँ रिपीट करते जाइएगा, क्योंकि जितनी बार आप रिपीट करेंगे, जितनी बार आप बोलेंगे, आपको चीज़ें क्लास में ही याद होती जाएगी। ओके, और नोट्स बनाने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, तो जब आपकी क्लास एंड हो जाए उसके बाद आप आराम से इत्मीनान से बैठकर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास के साथ में आपको रिवाइज करते जाना है और नोट्स आपको कब बनाना है? एट द एंड ऑफ क्लास। ओके, तो सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान के जनक, दैट मीन्स फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो अरस्तु, यानी अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जंतु विज्ञान के जनक, दैट मीन्स फादर ऑफ जूलॉजी ना। तो जंतु विज्ञान के जनक के रूप में भी हम जानते हैं किसको? अरस्तु को, यानी अरस्तु जीव विज्ञान के भी जनक है और जंतु विज्ञान के भी जनक है। तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, जहाँ एक ही पर्सन एक से ज़्यादा ब्रांचेस के क्या है? फादर है। तो याद रखिएगा, जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु, और जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पादप विज्ञान के जनक, पादप विज्ञान को ही वनस्पति विज्ञान भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम बोलते हैं बॉटनी, दैट मीन्स फादर ऑफ बॉटनी। तो पादप विज्ञान के जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस हैं। ओके, पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ओके, फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है वो पादप विज्ञान के जनक है। रिपीट करते जाइए, मेरे साथ बोलते जाइएगा ताकि आपको ये चीज़ें याद होती रहे। पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। हो सके तो कमेंट में आप आंसर भी लिखते चलिएगा
टाइप करते जाइएगा तो आपको नाम और अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, तो जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके फादर हैं एंटनी लेवोशियर। ओके, जो एंटनी लेवोशियर है उनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री माना जाता है। ये नाम याद रखिएगा, एंटनी लेवोशियर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है एंटनी लेवोशियर को। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट 3 है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और अलग अलग सोर्सेस में अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। एक्चुअली अगर हम देखें जो फिज़िक्स है, भौतिक के क्षेत्र में सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली और अल्बर्ट आइंस्टीन, तीनों का ही बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है तीनों का ही, इसीलिए तीनों को फादर ऑफ फिज़िक्स माना जाता है। ओके, और दैट इज़ द रीज़न आपको अलग अलग बुक्स में, अलग अलग सोर्सेस में, अलग अलग साइट्स पर अलग अलग फादर ऑफ फिज़िक्स दिखाई देंगे। तो आपको अब यहाँ एक चीज़ याद रखना है, देखिए जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो कभी भी एक से ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस आपको नहीं देगा जो विरोधाभासी हो, है ना, या ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको जो एक दूसरे से के साथ क्या करते हो, कॉन्फ्लिक्ट रखते हो। तो जब भी अगर कभी एग्ज़ाम में पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ फिज़िक्स, तो वो सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीलाई और अल्बर्ट आइंस्टीन तीनों को साथ में नहीं देगा, या 2 को भी साथ में नहीं देगा। वहाँ ऑप्शन में आपको हमेशा इन तीनों में से कोई एक ही देखने को मिलेगा, तो आपको फिर उसी को क्या करना है, टिक करना है ना। तो अगर हम यहाँ देखें भौतिक विज्ञान के जनक फादर ऑफ फिज़िक्स किसको माना जाता है, आइजैक न्यूटन को भी माना जाता है, गैलीलियो गैलीलाई को भी माना जाता है और अल्बर्ट आइंस्टीन को भी माना जाता है। ओके, फिर वहीं हम बात करें आधुनिक भौतिकी, दैट मीन्स मॉडर्न फिज़िक्स, तो मॉडर्न फिज़िक्स के फादर किसको बोलते हैं हम, गैलीलियो गैलीलाई। क्योंकि यहाँ तीनों को अलग अलग मेंशन करना था इसलिए मैं तीनों को अलग अलग लेके आया हूँ, बट तीनों को फादर ऑफ फिज़िक्स माना जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में हम सर आइजैक न्यूटन को जानते हैं, आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है गैलीलियो गैलीलाई को। ओके, और जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उन्हें हम शास्त्रीय भौतिकी, दैट मीन्स क्लासिकल फिज़िक्स, ओके, शास्त्रीय भौतिकी दैट मीन्स क्लासिकल फिज़िक्स, तो फादर ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स कौन कहे जाते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, तीनों को ही फिज़िक्स का फादर माना जाता है क्योंकि तीनों का ही योगदान भौतिकी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों के नाम याद रखने हैं आपको। सर आइजैक न्यूटन भौतिकी विज्ञान के जनक, गैलीलियो गैलीलाई को आप आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में याद रख सकते हैं और अल्बर्ट आइंस्टीन को आप क्लासिकल फिज़िक्स के फादर के रूप में याद रख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपने ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, नोट्स बाद में बनाइएगा, एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो अगली स्लाइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको यहाँ देखने को मिलता है वर्गीकी के जनक। वर्गीकी को इंग्लिश में हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ओके, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे साइंस को अलग अलग ब्रांचेस में हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन की स्टडी को बोला जाता है टैक्सोनॉमी, और इसी को हिंदी में हम बोलते हैं वर्गीकी, जहाँ पर वर्गीकरण की बात की जाती है। तो वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीकी के जनक के रूप में जाना जाता है कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस। ओके, दोनों एक ही पर्सन के नाम है पर अलग अलग जगह आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। तो चाहे कैरोलस लिनियस कहिए चाहे कार्ल लिनियस कहिए, नाम एक ही है, पर्सन एक ही है। तो कैरोलस लिनियस को हम वर्गीकी के जनक या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जानते हैं। रिपीट कीजिए मेरे साथ, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान दैट मीन्स माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है लुई पास्चर को। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक विवाद है ना, यहाँ पर भी एक चीज़ आपको याद रखना है। अगर कभी आपको आ जाए क्वेश्चन सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और वहाँ आपको ऑप्शन में लुई पास्चर ना मिले और एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक दिया हो, तो आप एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को टिक करके आइएगा। दैट इज़ द उसके पीछे रीज़न है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले जो लिविंग सेल है, ओके,
जो सबसे पहले लिविंग सेल या जो लिविंग बैक्टीरिया है उसको खोजने का काम किया था एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। दैट इज़ द रीज़न कई बार एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को भी क्या सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अभी उनको भी आगे हम पढ़ेंगे, बैक्टीरियोलॉजी के फादर के रूप में हम जानते हैं उनको, बट उन्हें हम सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में लुई पास्चर और एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक दोनों के नाम याद रखिएगा ना। ऑप्शन में जो आ जाए उसको टिक कर दीजिएगा और दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, और अगर आए तो ऐसे में उस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा। ओके, या आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। सेकेंड हमने पढ़ा सूक्ष्म जीव विज्ञान, दैट मीन्स माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें कौन आएगा, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक और लुई पास्चर, दोनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों। ओके, तो इनको तो आप बड़े अच्छे से याद करके जाइएगा। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक, इन्होंने जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है, सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। दैट इज़ द रीज़न एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है ना। चेचक का इन्होंने टीका बनाया था, चेचक के टीके की खोज की थी। तो इनसे जुड़े जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरह से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, यानी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, या चेचक के टीके की खोज किसने की, या टीकाकरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई। कई तरह के क्वेश्चन इनसे बनते हैं। जब हम PVIQs लगाएंगे तो वहाँ आपको मैं बताऊँगा कि किस किस तरह से और कितनी अलग अलग एग्जाम्स में इनसे जुड़े क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना। तो आपको याद रखना है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, एडवर्ड जेनर को। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, इन्होंने चेचक का टीका बनाया था। याद रखिएगा, लिखते जाइएगा साथ में एडिशनल चीज़ें सारी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आनुवंशिकी के जनक, ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आनुवंशिकी के जनक के रूप में हम जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को ना। आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। लेकिन अगर वो आपसे पूछे आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है, तो फिर वहाँ आंसर आएगा बेटसन। ओके, तो आनुवंशिकी के जनक के रूप में तो जाना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, और आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है बेटसन को ना। अब कहीं कुछ जगह आपको बेटसन के अलावा कोई और नाम भी मिल सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, और वहाँ पर जो बोर्ड है ना, RRB बोर्ड और SSC, उसने भी इसका राइट आंसर बेटसन ही माना है। तो आप बेटसन को ही याद रखिएगा ना, बेटसन के अलावा और किसी को याद मत कीजिएगा। तो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं, बेटसन को जानते हैं। ओके, तो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो हमको याद रखना है किसको, बेटसन को। इन्होंने सहलग्नता की खोज की थी। दैट इज़ द रीज़न इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो दो चीज़ें हमको यहाँ से याद रखना है, आनुवंशिकी के जनक के रूप में हमको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपने कई सारे प्रयोग किए थे, और आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में हमको याद रखना है किसको, बेटसन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें चिकित्सा विज्ञान के जनक, ओके, तो चिकित्सा विज्ञान के जनक के रूप में हम जानते हैं हिप्पोक्रेट्स को। चिकित्सा विज्ञान के जनक के रूप में किसको जानेंगे हम, हिप्पोक्रेट्स। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेडिकल साइंस, तो आंसर हमारा क्या होगा, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट इज नोन एज फादर ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें रक्त विज्ञान के, एंजियोलॉजी जिसको कहा जाता है, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रक्त की स्टडी करते हैं। ये अगर आपने पॉइंट नहीं लिखा हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रक्त की स्टडी करते हैं उसे एंजियोलॉजी कहा जाता है। और एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, विलियम हार्वे को। दैट मीन्स विलियम हार्वे इज़ अ फादर ऑफ एंजियोलॉजी। ओके, तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, पूरे को रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा और अपना पूरा फोकस स्टडी पर रखिएगा, ठीक है। अगर हम अगली स्लाइड की बात करें तो यहाँ हमको देखना मिलता है आयुर्वेद के जनक, ठीक है। आयुर्वेद की परंपरा जो हमारे भारत में विकसित हुई ना, तो आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है महर्षि चरक को। और याद रखिएगा ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, दैट इज़ द रीज़न इनको यहाँ लेके आया हूँ मैं। ओके, तो आयुर्वेद के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, महर्षि चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है।
वहीं अगर नेक्स्ट हम देखें शल्य क्रिया के जनक, शल्य क्रिया दैट मीन्स ऑपरेशंस, ओके, तो जो ऑपरेशंस होते हैं शल्य क्रिया के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शल्य क्रिया के जनक के रूप में जाना जाता है महर्षि सुश्रुत को, जिन्होंने एक पूरी बुक लिखी है सुश्रुत संहिता, इसी टॉपिक पर ऑपरेशंस के बारे में कई सारी इन्होंने बारीकियों के बारे में उसमें जानकारी दी है। उसी प्रकार आयुर्वेद के बारे में एक काफ़ी फेमस बुक है चरक संहिता, जो महर्षि चरक ने लिखी है। इन दोनों बुक्स के नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है कभी आपसे बुक्स का नाम पूछ लिया जाए। तो महर्षि चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है और इन्होंने एक जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है चरक संहिता। उसी प्रकार शल्य क्रिया के जनक के रूप में महर्षि सुश्रुत को जाना जाता है और इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है? सुश्रुत संहिता। फिर अगर हम बात करें जीवाणु विज्ञान के जनक एंटनी वॉन ल्यूवेनॉक, ठीक है, जो अभी अपन बात कर रहे थे ना आगे, तो जीवाणु विज्ञान दैट मीन्स बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में हम जानते हैं एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। एक्चुअली सबसे पहले इन्होंने अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप से जीवित कोशिका लिविंग सेल की स्टडी की थी और वो लिविंग सेल इन्हें एक वाटर में बैक्टीरिया के रूप में दिखाई दी थी। दैट इज़ द रीज़न इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान के रूप में, जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है कि जीवाणु विज्ञान के जनक दैट मीन्स फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? बोलिए बोलिए, रिपीट करिए, किसको बोलते हैं हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, हो ना। और एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक कौन है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। रिपीट करते चलिएगा, बोलते चलिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पारिस्थितिकी के जनक, ओके, जो इकोलॉजी है, फादर ऑफ इकोलॉजी, तो हम किसे कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी? इपिओडम। इपिओडम, ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो इपिओडम है उनको हम पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जानते हैं। इपिओडम को किसके जनक के रूप में हम जानते हैं? पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जानते हैं। तो पारिस्थितिकी का जनक कौन है? पारिस्थितिकी का जनक है इपिओडम, या इपिओडम किसके जनक है? विज्ञान की किस शाखा के जनक है? तो पारिस्थितिकी के वो जनक के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जीवाश्मिकी दैट मीन्स पैलियोंटोलॉजी, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मिकी या पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, है ना। आई होप आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है ना, भूलना नहीं है, चीज़ों को रिवाइज करते चलना है। तो जीवाश्मिकी या पैलियोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है और इसके जनक के रूप में जाने जाते हैं लियोनार्डो द विंची, वेरी फेमस पर्सनैलिटी ना। तो लियोनार्डो द विंची को जीवाश्मिकी या पैलियोंटोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कोशिका विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, जो क्वेश्चन मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में पूछा था बट आंसर सिवाय एक के किसी ने नहीं दिया था, ओके। तो एक्टिव रहिए, इस तरह से निष्क्रिय मत बनिए, ठीक है। तो जो कोशिका विज्ञान के जनक है या फादर ऑफ साइटोलॉजी, किसको हम बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ही वो पहले साइंटिस्ट या पहले शख्स थे जिन्होंने पहली बार कोशिका के बारे में जाना था, जिन्होंने पहली बार कोशिका को खोज निकाला था। ये बात अलग है कि इन्होंने जो कोशिका खोज निकाली थी वो एक मृत कोशिका थी, है ना। इन्होंने जो कॉर्क सेल होती है उसमें कोशिका को देखा था। ये हम सेल चैप्टर जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ हमको जो याद रखना है वो चीज़ क्या याद रखना है कि कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं? तो कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में रॉबर्ट हुक को जाना जाता है। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सो हु इज नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी? सो रॉबर्ट हुक इज नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी। रिपीट करते चलिएगा, बोलते चलिएगा, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्लाइड का, इसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अब यहाँ अगर हम बात करें तो हम साइंस के अलावा भी कुछ और लेके आए हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जो आपको पता होना चाहिए। जैसे इतिहास के जनक, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ हमको याद रखना है हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस को इतिहास के जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। सो हु इज़ फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? हेरोडोटस को ना। हेरोडोटस कौन है? तो हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं ना। तो याद रखिएगा, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हेरोडोटस जो है वो इतिहास के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, हेरोडोटस ने एक काफ़ी फेमस बुक लिखी है ना। आपको उस बुक का नाम
नीचे कमेंट में लिखना है। देखें तो सही कितने जने हिस्ट्री पढ़ रहे हो और कितने जनों को नॉलेज है हिस्ट्री का ना। तो जो हेरोडोटस है उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है, उस बुक का नाम आपको कमेंट में करके लिख के बताना है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखना है, इतिहास के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं, तो इतिहास के जनक के रूप में हम जानते हैं हेरोडोटस को। नेक्स्ट अगर हम बात करें भूगोल के जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी ना, तो फादर ऑफ जियोग्राफी या भूगोल के जनक के रूप में हम जानते हैं हिकेटियस। कई जगह आपको इरेस्टोस्थनीज भी मिलेगा। तो प्राइमरीली तो हम किसका नाम याद रखेंगे, हिकेटियस का। बट अगर ऑप्शन में हिकेटियस नहीं आता है और इरेस्टोस्थनीज दिया हुआ है तो फिर हमको किसको टिक करना है, इरेस्टोस्थनीज तो ना। तो याद रखना इतिहास के जनक हेरोडोटस और भूगोल के जनक कौन है, हिकेटियस। और अगर हिकेटियस नहीं आता है तो फिर हमको टिक करना है किसको, इरेस्टोस्थनीज को। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के जनक, तो अर्थशास्त्र के जनक के रूप में हम जानते हैं एडम स्मिथ को ना। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के फादर के रूप में जाने जाते हैं। सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमी, सो एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमी। अच्छा दोस्तों, जो एडम स्मिथ है उन्होंने भी बहुत फेमस बुक लिखी है और उसी की वजह से उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। उस बुक का नाम भी आपको कमेंट करके लिख के बताना है ना। तो आपको दो आंसर्स देने हैं अभी। एक तो जो फादर ऑफ हिस्ट्री है ना, इतिहास के जनक हेरोडोटस, उन्होंने एक वेरी फेमस बुक लिखी है, उसका नाम बताना है आपको कमेंट में लिख के। और दूसरा जो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, उन्होंने जिस बुक को लिखा है, उन दोनों बुक्स का नाम आपको कमेंट में लिख के बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में भी हम अरस्तु को जानते हैं। यानी अरस्तु देखो कितनी शाखाओं के जनक हो गए, जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक और राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में भी हम अरस्तु को जानते हैं। क्योंकि अरस्तु एक बहुत महान दार्शनिक थे, है ना। ही वॉज अ वेरी फेमस फिलोसफर, दैट इज़ द रीज़न उनको राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम आगे बात करें तो आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक के रूप में हम जानते हैं निकोलस कोपरनिकस को। निकोलस कोपरनिकस जो है वो आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर आधुनिक भ्रूण विज्ञान यानी मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम बात करें तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है वॉन वेयर को। ओके, जल्दी से इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने आज के इस लेक्चर के सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट जो था हमारा वो था विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, जो हमने देख लिए। दोस्तों इनसे ज़्यादा आपको जनक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके अलावा और ज़्यादा जनक पूछे नहीं जाते हैं, तो इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर के सेकंड पार्ट की ओर, जहां हमको विभिन्न प्रकार के कल्चर यानी पालन और संवर्धन तकनीकों को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हम विभिन्न प्रकार के संवर्धन या पालन तकनीकों के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन कराना, इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। जो ऊतक होते हैं टिश्यू ना, उनको कृत्रिम माध्यम में क्या करवाना, उनका संवर्धन करवाना और उनके जैसे नए ऊतकों का निर्माण करना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अगला अगर हम बात करें तो रेशम कीट पालन। हम जानते हैं रेशम एक बहुत उपयोगी जो है वो कंपोनेंट है और इसका अपना एक इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप जाके देखोगे तो रेशमी वस्त्र जो है, रेशमी साड़ियाँ, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, बहुत ज़्यादा महंगी आती है। और ये जो रेशम होता है ये कीड़े से प्राप्त होता है ना। तो वो जो कीट है रेशम का, जिससे हमको रेशम प्राप्त होता है, उस कीट को पाला जाता है, उसका संवर्धन करवाया जाता है ना। तो इस तकनीक जो रेशम कीट पालन की टेक्निक है, इसे कहा जाता है सेरीकल्चर। इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मधुमक्खी पालन। मधुमक्खियों से हमको शहद प्राप्त होता है, ओके, जिसका औषधि और स्वास्थ्य के इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्व है। और साथ में इसका प्रयोग दवाइयों में भी किया जाता है। अगर आप आयुर्वेद में देखें तो कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो शहद के साथ देने की सलाह दी जाती है। तो मधुमक्खियों से हमको शहद प्राप्त होता है, साथ ही उनके छत्ते से हमको मोम प्राप्त होता है। तो इस शहद और मोम के लिए मधुमक्खियों का कृत्रिम तौर से पालन करवाना क्या कहलाता है, एपीकल्चर। तो मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है दोस्तों, एपीकल्चर। अगला अगर हम बात करें जलीय जीवों का संवर्धन, जल में जो जीव होते हैं। अब यहाँ जलीय जीवों की जब हम बात करें तो इसमें दोनों तरह के जीवों की बात होगी, है ना।
जंतुओं की भी बात होगी और पादपों की भी, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ ना। तो जलीय जीवों का संवर्धन करवाना, ये क्या कहलाता है? इस टेक्निक को हम बोलते हैं एक्वाकल्चर ना। ये टेक्निक क्या कहलाती है? ये टेक्निक कहलाती है एक्वाकल्चर। तो जलीय जीवों का संवर्धन करवाना क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर कहलाता है। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मछलियों का पालन, मछलियों को पालना ना। तो मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। मछली पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों? पीसी कल्चर। नेक्स्ट केचुआ पालन ना। केचुआ जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्मी, और साधारण भाषा में इसे किसानों का मित्र कहा जाता है ना। ये याद रखिएगा, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुए को, क्योंकि केचुआ जो है वो जो जैविक खाद्य उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो केचुआ पालन जो तकनीक है इसे वर्मी कल्चर कहा जाता है। केचुए के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। याद रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो केचुए के द्वारा खाद तैयार करवाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। तो केचुआ पालन की तकनीक को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पक्षियों को पालना है ना, पक्षी पालन, इसे हम बोलते हैं एविकल्चर। अब यहाँ कौन से पक्षी पाले जा रहे हैं? तो देखो, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का पालन किया जाता है। जैसे मुर्गियाँ हुई तो मुर्गियों का पालन किया जाता है अंडों के लिए। उसके अलावा मुर्गियों है ना, मुर्गे जिनसे हमको नॉनवेज मिलता है, तो मुर्गे और मुर्गियों को पाला जाता है। उसी तरह बत्तखों का पालन किया जाता है, कबूतरों का पालन किया जाता है। अलग अलग प्रकार के जो पक्षी होते हैं उनका क्या किया जाता है? उनके आर्थिक महत्व के कारण पालन किया जाता है। तो पक्षियों को पालने की जो तकनीक होती है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एविकल्चर ना। यानी पक्षियों का पालन क्या कहलाता है? एविकल्चर कहलाता है। तो फटाफट से इसको रिवीजन कर लीजिए, पूरी स्लाइड को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फूलों की खेती ना, क्योंकि वर्तमान समय में साज सज्जा में, औषधियों में, दवाइयों में फूलों का अपना इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो फूलों की खेती जो की जाती है उसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती को क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट फसलों की खेती ना, फसलों की खेती को कहा जाता है एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती को कहा जाता है ओलेरीकल्चर। सब्जियों की जो खेती है उसे क्या कहते हैं हम? ओलेरीकल्चर। फलों की खेती को कहा जाता है पोमोलॉजी। जो विभिन्न प्रकार के फल होते हैं उनकी खेती को क्या कहा जाता है दोस्तों? उनकी खेती को कहा जाता है पोमोलॉजी। अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं हम? विटीकल्चर। अच्छा, अब जो स्टूडेंट अभी MPPSC देने वाले हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ओके, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना है कि जो अंगूर अनुसंधान केंद्र है मध्य प्रदेश में वह कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें खट्टे फलों का उत्पादन, तो खट्टे फल यानी सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनका जो उत्पादन या उनकी जो कृषि होती है उसे कहा जाता है सिट्रीकल्चर। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सिट्रीकल्चर। खट्टे फल यानी नींबू, संतरा, आंवला ना, इनको हम क्या बोलते हैं? ये खट्टे फल आते हैं जिनमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो खट्टे फलों के उत्पादन को सिट्रीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट व्यापारिक फसलों, अनाजों, फलों, फूलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है ना, जिनका मुख्य पर्पस क्या है? व्यापारिक लाभ प्राप्त करना। तो व्यापारिक फसलों, अनाजों, फलों, फूलों की खेती को हम हॉर्टिकल्चर से डिनोट करते हैं या उसे हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दोस्तों, जल्दी से इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आज की अपनी लास्ट स्लाइड पर। यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है एर्बोरिकल्चर यानी वृक्ष संवर्धन ना। पेड़ों, झाड़ियों, बेलों, सब्जियों और अन्य 12 काष्ठीय पौधों का प्रबंधन और अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे वृक्ष संवर्धन यानी एर्बोरिकल्चर बोलते हैं। दोस्तों, ऐसे पेड़ पौधे जो 12 होते हैं, जिनमें काष्ठीय लकड़ी होती है, उनका संवर्धन करवाना और उनसे विभिन्न प्रकार की चीज़ों का निर्माण करना और उनका कल्चर करवाना एर्बोरिकल्चर यानी वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत आता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी पानी में जो खेती होती है जैसे सिंघाड़ा हुआ ना, जहाँ मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन जो होता है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। यहाँ जो पौधे की जड़ है वो पानी के अंदर डूबी हुई होती है
और उसको किसी भी प्रकार से मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। वो सारे अपने पोषक तत्व मिट्टी से ही प्राप्त कर लेता है। इसे कृत्रिम रूप से टैंक बनाकर घरों में और विभिन्न अनुसंधानों में किया जाता है। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। और पेड़ों, झाड़ियों, बेलों, सब्जियों और अन्य बारहमासी काष्ठीय पौधों का प्रबंधन और अध्ययन वृक्ष संवर्धन यानी एर्बोरिकल्चर कहलाता है। तो इन दोनों को भी दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनकों के बारे में पढ़ा और विभिन्न प्रकार के कल्चर के बारे में पढ़ा। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और आगे भी ऐसी क्लासेस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास दोस्ती हमारी थ्योरी की क्लास थी, जहाँ हमने जो थ्योरी है वो पढ़ी। अब अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी PYQ, जहाँ पर आपको आज के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो देखने को मिलेंगे। तो अब दोस्तों आपको इन सारे जो भी आज हमने पढ़े हैं टॉपिक, इनको बड़े अच्छे से तैयार कर लेना और याद कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास जो है आपकी वो एक तरह से टेस्ट रहेगी। तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो लगाने हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में जल्दी ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी भी प्रीवियस ईयर जो हमारी पुरानी क्लासेस है, प्रीवियस क्लासेस, वो नहीं देखी है तो उनको भी देखिए और उनका भी फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास और एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।